रिपीट पे देख रहे होते बस हैं। जूम रिकॉर्ड कर सकते हैं, गूगल मीट रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये अच्छा, ये इलेक्शन की ठीक है। वेबसाइट इलेक्शन इक्विटी फंड पे हम आ गए। यहाँ पे आपने जाना है फाइनेंशियल्स पर। सही है। हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है। फंड मैनेजर रिपोर्ट। फंड मैनेजर रिपोर्ट में वो ओवरव्यू समरी आती है जो भी आप लोगों ने देखी है कि टॉप 10 होल्डिंग। हमने जाना है फाइनेंशियल्स में। तो फाइनेंशियल्स पे जाएंगे और इंटरनेट की स्पीड पे नज़र रखेंगे कि ये कैसे ओपन हो रहा है। इसके साथ आप कोई भी गूगल कर लीजिए, अटलस सबसे बड़ा फंड जो है वो NIUT है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, या अटलस फंड जो है। अच्छा रूप भाई, ये ये मुझे तो आज पता चला है कि ये NIUT सबसे ज्यादा इसका जो है वो फाइनेंशियल्स है। वरना मुझे लगता था कि शायद UBL या फिर MEBL जो है ये टॉप के ऊपर है। ये NIUT कौन सा फंड है? पाकिस्तान का ना, नेशनल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट यूनिट फंड, गवर्नमेंट की तरफ से जो है। नहीं, इसको कौन। अच्छा अच्छा, नहीं इसकी अच्छा, नहीं, मार्केट में इसके हाइप अंदर क्या तो क्या नहीं चीजें है। आती हैं? गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है ना ये। पब्लिक किस पब्लिक कंपनी है ये। मेरे पास एक एक सेकंड और कीजिएगा मैं। सही सही। अच्छा, नहीं इसमें अगर इसमें हम लोग जैसे आप लोग UBL आप लोग इन्वेस्ट कर वगैरह सकते हैं, अकाउंट ओपन बाकी, करवा तो उनके सकते हैं। अंदर आप अकाउंट खुलवाएं। हाँ, करवा सकते हैं। शारा फैसल पे इसका ऑफिस है। नर्सरी से पहले आता है, उसके बाद आता है। नहीं तो इसमें वो टिपिकल पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुलाजमीन वाला एटीट्यूड नहीं है इनके फंड मैनेजर्स में, वही होगा, वही होगा। कि मतलब काम ही नहीं करना और मतलब बस चुपचाप तनख्वाही लेना। वो तो आपको पाकिस्तान के लोगों में भी है ना, मतलब जिसके पास थोड़ा सा भी कोई टैक्टिक्स आ जाए, कि किसी को बुलिंग करनी है, किसी को हरास करना है, चौधरीपन दिखाना है, वो तो आपको प्राइवेट में मिल जाता है। मतलब जहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं हो, लोग इसी रवैये के अंदर ही पले बढ़े हैं पिछले 50 साल से। हम्म। अच्छा खैर, ये ओपन जी, नहीं हुई। ये होगी, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आ गए हम। सही है। अच्छा, और एटलस वालों के रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे रहे हैं। जी सॉरी, आवाज मैं आपकी। ये कह रहा हूँ एटलस वालों के रिजल्ट्स भी रिसेंटली बड़े अच्छे रहे हैं रिटर्न्स। जी जी, तो ये हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मैं में जाना है। मैसेज कर देता हूँ। उसके नहीं, वो आप अटलस वालों के आप बता रहे थे ना कि उनके बड़े अच्छे रिटर्न्स रहे हैं। तो काफी बड़ा फंड है, और ये जो भी रिपोर्ट हुई थी जी इसमें भी जी। सेकंड दूसरे नंबर पे आता है। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में आ गया। ये आपने 2025 के फोल्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आगे क्वार्टरली रिपोर्ट्स March 31, 2025, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये इनके जो 4-5 फंड हैं, इसके अंदर आपने लेक्सन इक्विटी फंड मार्च पे क्लिक करना है। ठीक है। तो ये हम रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट है कहाँ पे जाएगी, ट्रेडिंग अपशॉट्स में जाएगी। तो इस रिपोर्ट में क्या होगा कि जो 30 मार्च तक का जो इन्होंने पिछले क्वार्टर में जो एक्टिविटी की होगी, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस रिपोर्ट में हमें नजर आएगी। तो इसमें आपने जाना है फाइनेंशियल नोट्स के ऊपर। नोट्स टू स्टेटमेंट जो होते हैं, वहां पे आपने जाना है। चूंकि छोटी सी रिपोर्ट है तो हम बड़ी आसानी से जा सकते हैं। ये आ गए। ये देखें, ये इसको मैं अभी जूम कर रहा हूँ। मुझे बताइएगा कि आपको विजिबल जब यहाँ पे होना शुरू हो जाए। ये आ गया, शेयर्स वो ऑफ लिस्टेड साइड वाले कंपनीज। को। अच्छा बेटा, बेशक आप असद को अंदर ले जाओ, इसी में अंदर को इसको, मैं रखो। ये मुझे पता नहीं इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ। तो नहीं, ये ये वो सामने थ्री लाइंस है ना, उससे उस पे क्लिक करें, ये साइड से हट जाएगा सही है। इधर। जी। अ, बस। थोड़ा सा और जूम कर लूँ। बस ठीक है, नजर आ रहा है।
ये। चलें, ये देखिए, ये सबसे ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है, शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज फुली पेड अब ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कमर्शियल बैंक्स सेक्टर कंपनीज, पहले कॉलम में नाम आ गया, दूसरे कॉलम में आ गया होल्डिंग एज एट जुलाई 1 2024, कि जुलाई 1 को उनकी क्या कितनी होल्डिंग थी उनके पास। फिर है परचेज्ड ड्यूरिंग द पीरियड, दूसरा कॉलम। तीसरा है बोनस शेयर्स लेटर ऑफ राइट्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड, कोई पे आउट इस तरह राइट शेयर जो आ जाते हैं। फिर है डिस्पोज्ड ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड के दौरान कितने शेयर उन्होंने खरीदे बेचे। और उसके बाद है होल्डिंग एज एट March 31 2025। तो ये तो काफी अच्छी लंबी रिपोर्ट आ गई, 9 मंथ की रिपोर्ट है ये मेरे ख्याल से। सही है, कि 1 जुलाई 2024 ठीक है। को क्या होल्डिंग थी, और फिर उसके बाद उन्होंने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च को क्या होल्डिंग थी। तो अब देखिए कि बैंक ऑफ इन्होंने 11,71,000 खरीदा हुआ था होल्डिंग में 31 जुलाई को। तो इन्होंने इस अरसे के दौरान 1,73,700 शेयर्स खरीदे। और फिर जो उमेर भाई बात कर रहे थे कि ये होल्डिंग तो नहीं करते होंगे, ये ट्रेडिंग ही करते होंगे पैनी स्टॉक्स में या पूरी मार्केट में करते होंगे। तो इन्होंने 9,46,000 शेयर इस पूरे अरसे में बेचे। ठीक है। और 31 मार्च को 3,98,000 शेयर्स की होल्डिंग के साथ इन्होंने क्लोजिंग कर दी। अब अगर आप ग्राफ उठा के देखेंगे बैंक अल्फला का, तो हमें पता है कि बैंक सारे ऊपर ही ऊपर आते आए हैं इस पूरे अरसे के दौरान। तो इसका मतलब इन्होंने इसमें मुनाफा कमाया, जो हमें आगे नजर भी आएगा कि कैरिंग वैल्यू क्या बनती थी, मार्केट वैल्यू 31 मार्च को क्या, कैरिंग वैल्यू क्या, और 1 जुलाई को वैल्यू क्या होगी। तो भी इन्होंने कितने परसेंटेज के साथ, क्या इन्होंने अनराइज्ड गेन भी आ गया यहाँ पे, मार्केट वैल्यू एज परसेंटेज, तो इस 19 लाख रुपए इन्होंने कमाया इसके अंदर। और ये इनका वैल्यू आ गया। अब इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो पूरा हमारे पास टोटल यहाँ पे आ जाता है 1,35,40,000। एक इकाई का सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़ कमाए बैंक्स में अनरियलाइज्ड गेन। हम्म। यानी अनरियलाइज्ड, बल्कि 13 करोड़ को मुनाफे के साथ थे। 31 जुलाई को बुक अलहदा कर लिया होगा। तो ये सारे, ये आज ही ये 19 लाख था इनके पास फैसल बैंक, 6,40,000 इन्होंने खरीदा, 18 लाख इन्होंने बेचा, 7 लाख के साथ ये फिर 7.5 लाख के साथ फिर भी होल्डिंग में चले गए। तो इस तरह से अगर आप देखें, अब इनमें देखें क्या छोटा बैंक है कोई इनके पास, बैंक ऑफ पंजाब या जेएस बैंक या कोई भी छोटा बैंक। सबसे छोटा बैंक इनके पास है द बैंक ऑफ पंजाब, जो 39 लाख शेयर इन्होंने खरीदा और होल्डिंग पे लेके गए। यानी पूरा 9 महीने इन्होंने बेचा नहीं, बीच हम्म। में कहीं पे खरीदा होगा 10 11 12 रुपए के आसपास। और अब अगली रिपोर्ट आएगी उसमें हमें पता शायद चलेगा। उसने मूव अप किया तो ये अब बेचेंगे। हाँ, होल्डिंग 31 मार्च तक तो इनके पास होल्डिंग में था 40 लाख शेयर तकरीबन, 39 लाख शेयर। तो अब वो जब अगली रिपोर्ट आएगी तो हमें पता चलेगा कि इन्होंने खड़का दिया है या इन्होंने होल्ड रखा है। अच्छा, मुझे खड़काना नहीं बोलना चाहिए कि यूट्यूब पे भी डालनी पड़ सकती है वीडियो। तो ये देखिए, ये हम छोड़ देखें लकी कोर इंडस्ट्रीज। उसके बाद आ जाएं एंग्रो फर्टिलाइजर अच्छा में आ रऊफ जाएं। भाई, रऊफ भाई मेरा एक क्वेश्चन है। अब ये देखे ना, यहाँ पे ये बैंक ऑफ पंजाब होल्ड करके चल रहे हैं। हम्म। अगर हम मतलब म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट्स को पढ़ना शुरू करें तो हम इस तरह भी तो शेयर को फाइंड आउट कर सकते हैं कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, कि कर कर सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब को कितने ये वाली, म्यूचुअल फंड लेके जा रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है ना, ये आपको ये इन्होंने इशू की होगी कम से कम भी 15 अप्रैल को, और अब तो हम हम्म, सितंबर में बैठे हैं। नहीं तो 15 अप्रैल से लेकर अब तक भी बड़ा वक्त है हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो देखता, इन्वेस्टमेंट मैं में तो आपने इस, लंबा ही जी, देखना होता इलेक्शन वालों का तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसीलिए शुरू किया क्योंकि मैं इनको रेगुलर चेक करता रहता था पीछे। सही है। तो ये अब चूंकि ये टॉप 10 में आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप होल्डिंग देखेंगे ना, तो इनकी परसेंटेज पर वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द इन्वेस्टिंग कंपनी, इनकी अपनी होल्डिंग में भी ये उतने लेवल पे नहीं आता। मार्केट वैल्यू एज ए परसेंटेज ऑफ नेट एसेट तो सिर्फ 1% है। तो इसलिए टॉप 10 में आता नहीं, लेकिन पैसा तो कमाते हैं इसी तरह। फिर आप फर्टिलाइजर में आ जाएं, इसमें भी आपको नजर आएगा कि होल्डिंग में भी थे, फिर खरीदे भी। फौजी फर्टिलाइजर इन्होंने 10 लाख शेयर खरीदा भी, और 8 लाख शेयर बेचा भी, और 7.5 लाख
24,000 बेचा भी। तो उसके बाद आ जाए फार्मास्यूटिकल में 6 कंपनियां हैं। इनमें भी इन्होंने पहले 31 लाख को 3 कंपनियां नहीं थी, वो इन्होंने खरीदी। और फिर वो इन्होंने कुछ कुछ स्टॉक उसमें बेचे भी। सरल तो सारा ही बेच दिया, 4,49,000 डिस्पोज कर दिया, सिर्फ 9,000 होल्ड किया। तो ये आपको एक्टिविटी नजर आएगी। फिर सीमेंट देखें, 1 2 3 4 5 6 7 6 सीमेंट है इनके पास। उसके बाद आ जाएं, 6 सीमेंट में काम किया उसमें कुछ ज्यादा वो बड़ी होल्डिंग किसी में नहीं थी सिवाय मैपल लीफ के। और उसमें भी 10 लाख शेयर इन्होंने बेचा, 16 खरीदा, 10 बेचा, 26 होल्ड पे ले गए। और ये एनर्जी सेक्टर सारे रिलीज कर दिया। देख रहे हैं आप? नहीं, रिलीज नहीं किया, जी बल्कि जी। ये इन्होंने खरीदा है। ये दूसरा कॉलम खरीदने का है। होल्ड करके पर बैठे हैं। हाँ, दूसरा कॉलम खरीदने का है। तो ये निषाद चूनिया, निषाद पावर और एंग्रो पावर यानी इन्होंने खरीदे हैं, और ये इन्होंने डिस्पोज नहीं किए, ये इन्होंने होल्ड किए हैं। मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स के चक्करों में ये खरीद भी रहे हैं शेयर्स। उसके बाद और पब्लिक बेच रही है, हम यही समझ रहे हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो इनको वाइड करें। ये 4 कंपनियां नोट कर लें आप। आपको एनसीपीएल, एनपीएल, ईपीक्यूएल, ईपीक्यूएल का ये भी है ना कि इनकी इनकी विंड विंड एनर्जी की वो भी है टर्बाइन है। तो और है भी क्या है ना, नूरियाबाद के पास, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है कराची का। तो उसके बाद आ जाएं, आइलैंड गैस आ जाएं, इसमें इन्होंने परचेज किया, डिस्पोज डिस्पोज भी किए। ये फोर्थ कॉलम डिस्पोज का है। और ये 13,000 शेयर इनको बोनस भी मिले मारी पेट्रोलियम की सरसे के दौरान। और उसके बाद आ जाए, छोटी कंपनी अभी तक इनके इनमें कोई भी नहीं मिली। फिर आ जाए एफ आ गया छोटी कंपनियों में। और बी एफ एग्रो आ गया। बी एफ एग्रो इन्होंने 6 साढ़े 6 लाख खरीदा है, आईपीओ के बाद खरीदा है इन्होंने। और 3,25 बेच दिया, 3,27 होल्ड कर लिया। एफ एफ एल 20 लाख होल्डिंग में, 10 लाख खरीदा, 15 लाख बेचा। उसके बाद मिल्लत, इंडस, गंधारा, साजगार, लोड्स है। लोड्स इन्होंने खरीदा है 17 लाख, और स्टिल होल्डिंग है 31 मार्च तक। अब ये आपने देखना कि जब 31 जुलाई वाली जो रिपोर्ट है उसमें इनके पास 17 लाख है, 17,41,000। इसके पीछे वाली जो रिपोर्ट होगी उसके अंदर लोड्स था या नहीं था। तो फिर हम टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं कि लोड्स उस टाइमलाइन में कहाँ पे ट्रेड हो रहा था, तो इन्होंने प्रॉबेबली किस रेट पे खरीदा होगा। सही है। इस तरह अब आ जाए फिर सिस्टम, टीआरजी सारा इन्होंने ऑफलोड कर दिया। जरिया जाल जो है ये इन्होंने अभी भी होल्ड किया हुआ है। उसके बाद मरी ब्यूरी, मुगल स्टील में बिल्कुल भी काम नहीं किया, बल्कि स्टील सारा ही बेच दिया। पीआईएल होल्ड किया हुआ है, 9,74,000 खरीदा, 9,74,000 होल्डिंग में है, एंग्रो होल्डिंग। तो ये इस तरह से काम करते हैं अभी। ये इन जो प्रेमा है, प्रेमा स्टॉक, तो इनके जब मैं बीए में जॉब करता था तो इनके पास प्रेमा 10 लाख शेयर था। तब वो ट्रेड होता था 10-12 रुपए के ऊपर। फिर जब प्रेमा चला गया 40 रुपए पे, 90 रुपए पे, तो जो इनके चीफ सीएफओ हैं, बल्कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, क्या नाम है उनका, लिंक्डइन पर है उनकी प्रोफाइल ना, तो नाम मैं उनका भूल जाता हूँ। तो उनसे मैंने पूछा कि आप, प्रेमा आपके पास था, अब ये नई रिपोर्ट में नजर नहीं आ रहा, बड़ी जल्दी आपने बेच दिया। तो उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया, किस्मत खराब थी। वैसे वो हर चीज के ऊपर प्रोफेशनल जवाब देते हैं पॉडकास्ट में ये वो, लेकिन उन्होंने बेच दिया। और क्यों क्यों बेचा? क्योंकि मोन्नस लाई उस टाइम पे न्यूज आ रही थी कि मोन्नस लाई कंट्री से भाग गया है, ये है वो है। तो शायद कोई उस वजह से बेच दिया हो। तो ज्यादा कोई इन फ्यूचर तो किसी को नहीं भी पता होता ना कि क्या होने वाला है। तो प्रेमा अब देखें, 1 मिलियन से ज्यादा शेयर था इनके पास, 10, 11, 12, 13 रुपए का। और उसने 90 रुपए टच किए हैं, अभी भी स्टिल 40 रुपए पे है। तो उनका 1 करोड़ 4 करोड़ बन सकता था, 5 करोड़ बन सकता था, 9 करोड़ बन सकता था। तो यहाँ पे हमें को बीएनएल नजर नहीं आया। इसी तरह अगर आप ये ढूंढें, अगर अटलस स्टॉक मार्केट फंड देखें, इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में जाएं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आगे, इसमें हमने जाना है 2024-25 में। अटलस फंड, अटलस गोल्ड फंड, तो ये हाफ ईयरली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट, तो ये आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप जाएंगे ना, तो जितने भी बड़े फंड्स हैं इनके पास छोटी कंपनीज नहीं होती, कोई एक आधी कंपनी होगी, ये बड़ी कंपनीज के अंदर ही काम करते हैं।
उसी के अंदर ही खरीदारी बेचती है। जो रोज हम देखते हैं कि फंड्स उठा के ले गए, फीपी लिपी कई यूट्यूबर डिस्कस करते हैं ना, तो उसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उन्होंने सारे स्टॉक्स बेच दिए बस। ऊपर जाते हैं तो ये थोड़ी सी क्वांटिटी रिलीज कर देते हैं, फिर नीचे आते हैं तो, और ये आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। फॉरेनर्स तो है ही नहीं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। इसलिए अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको इतना स्किल्ड होना पड़ेगा कि आप इनको compete कर सको। और आपके लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि आपने 20-25 लाख का पोर्टफोलियो लिक्विडेट करना है, आप विद इन 1 सेकंड कर सकते हैं। ये इतना बुरा बड़ा पोर्टफोलियो विद इन 1 सेकंड लिक्विडेट नहीं कर सकते। ये लोग करेंगे तो मार्केट ठक करके नीचे गिर जाएगी। यहाँ पे एटलस स्टॉक फंड मार्केट फंड 1 2 3 4 5, अगर नंबर ऑफ पेजेस दिए हो, अटलस स्टॉक 80 रुपए पे है ना। नोट्स टू 80, 80 पेजेस, 80 राउफ साहब, आपको 80 पेजेस की बजाय भी 80 रुपीज लग रहे हैं। हाँ बस ये मुझे कंफ्यूजन होती रहती ये। नहीं नहीं, असल में आप वो फाइनेंशियल्स, बंदा जिस फील्ड में चला जाए ना, फिर उसको चीजें वैसी नजर आने लग जाती हैं। जी। तो ये देखिए यहाँ पर इनकी रिपोर्ट आ गई, कि कौन कौन से इन्होंने बैंक्स में काम किया है। तो सारे ही बड़े बैंक्स में काम किया। बीआईपीएल में काम नहीं किया। बैंक ऑफ पंजाब है, और इन्होंने बेचा है। देखें 2 करोड़ 84 लाख खरीदा, 2 करोड़ 84 लाख बेच दिया इस अरसे के दौरान। अ, यकम जुलाई इनका भी, एज एट 1 जुलाई 2024 और एज एट March 30, यानी इनका भी 9 महीने का ही है क्वार्टर। तो इन्होंने 2 करोड़ 84 लाख पंजाब खरीदा, 2 करोड़ 84 लाख इन्होंने पंजाब बेच दिया। तो आपने भी यही काम करना है। और बड़ी कंपनीज में काम करेंगे तो वही दिल का धड़का कम लगेगा, छोटी कंपनीज में काम करेंगे तो दिल का धड़का ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे सीमेंट देखें, इसमें आपको पावर नजर नहीं आएगा, इसमें फ्लाइंग भी नहीं है, हालांकि फ्लाइंग बड़ा अच्छा गया। तो शरात है, फौजी सीमेंट है, डीजी, कोहाट, लकी, मैपल लीफ, पाइनियर, और आपको सेलिंग परचेजिंग दोनों साइडों पे नजर आ रही। बल्कि शरात तो इन्होंने खरीदा है 18 लाख, 12 लाख खरीदा, 11 लाख बेचा, और सिर्फ 96,000 होल्ड पे हैं। तो इसके बाद आप देखें कि ये पावर कंपनीज आ गई। इसमें इन्होंने निषाद पावर इन्होंने ऑफलोड कर दिया, और कैपको भी ऑफलोड कर दिया। हब को इन्होंने बढ़ाया है, जो आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 75 लाख तक चले गए होल्डिंग में। और के इलेक्ट्रिक भी इन्होंने खरीद लिया बहुत ज्यादा। इसके बाद पीएसओ अटक पेट्रोलियम इन्होंने खरीदा है, वो लेके गए ज्यादा। एसएनजीपी इन्होंने बेची है, जितनी खरीदी उतनी बेची। ये तो अच्छे खासे ट्रेडर हैं। पीएसओ देखें, 17 लाख 83 हजार खरीदा, 18 लाख 55 हजार बेचा। 30 लाख खरीदा और 30 लाख बेचा। सुपर ट्रेडर हैं ये लोग तो। 15 13 61, और ये देखें ये 50% पीपीएल में भी बेच दिया। 76 लाख खरीद के 36 लाख बेच दिया। ओजीडीसी 61 लाख खरीद के 29 लाख बेच दिया। और आईएसएल सारा बेच दिया। मुगल ये ले गए। अलगाजी ट्रैक्टरों में काम नहीं किया इन्होंने। कंधारा ऑटोमोबाइल्स, पैंथर टायर, ये सारे ही बेच दिया। पीटीएल, कम्युनी अच्छा, इसमें एयरलिंक में रऊफ काम साहब नहीं मुझे किया। एक मसला मसला ये मिल रहा है कि इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट आती है 9 महीने के बाद। नहीं नहीं, मतलब अब तीन मार्च तीन में आई ये है। 3-3 महीने बाद आती है। ये मैंने खोली क्वार्टरली हुई है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है तीन ठीक महीने है। 3 महीने वाली रिपोर्ट आती है, तो जो एफिशिएंट लोग होते हैं वो 15 दिन के बाद रिपोर्ट दे देते हैं। वरना कई फंड रिपोर्ट, जैसे ये हमारे लिस्टेड कंपनीज की रिपोर्ट आती है, कि रिजल्ट आता है उसके बाद या तो 2 दिन बाद रिपोर्ट आ जाती है या हफ्ते बाद रिपोर्ट आ जाती है। तो इनकी रिपोर्ट भी उस जी जी, तरह से आ बिल्कुल ठीक जाती है। है। बिल्कुल ठीक है, चले फिर तो इसको हाँ ट्रैक करना लिटिल बिट इजी हो सकता है। हाँ। और वो जरूरी भी नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, कि ये लोग कैसे काम करते हैं। जैसे एक मिथ बनी हुई थी ना, कि मेहर भाई कह रहे थे कि छोटी कंपनीज में भी काम करते होंगे। छोटी कंपनीज में काम अरे, नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। मैं बेसिकली आपने ऊपर वो लोड्स गुजरा है ना, मैं अब ये सोच रहा था कि ये लेक्चर के बाद मैं जरा वो चेक करूंगा कि लोड्स किन किन ने अभी तक होल्डिंग में रखा हुआ है। हाँ और क्योंकि इनकी लास्ट रिपोर्ट आई होगी जून की।
उससे हमें ये आइडिया हो सकता है कि जो लोड्स है वो फर्दर ऊपर कितना गेन दे सकता है, उसके अंदर हाँ। कितनी प्रोबेबिलिटीज हैं। जी जी। और दूसरा ये कि इनमें आप सिलेक्शन भी देखेंगे कि जैसे जब शुरू में एनुअल रिपोर्ट्स आती है ना ब्रोकरेज हाउसेज की, तो ये सारे जो लोग होते हैं ये ब्रोकरेज हाउसेज में ही पहले जॉब करते हैं एज ए रिसर्च एनालिस्ट, फिर ये वहां पे चले जाते हैं फंड मैनेजमेंट में। तो ये लोग वहां पे जाके एक आधी ऐसी छोटी कंपनी खरीदते हैं या दो तीन कंपनी खरीदते हैं जिनको अल्फा स्टॉक्स कहते हैं, उसको फिर ये लोग घुमाते भी हैं मिल के। जैसे आपको यहाँ पे ये ऑर्गेनिक मीट नजर आ रहा है 11 लाख, मेटको फूड्स नजर आ रहा है। मेटको फूड्स अब देखें जब लास्ट में था तो 22-23 रुपए पे ट्रेड होता था। किसी दिन 1,000 शेयर ट्रेड होगा, किसी दिन 2,000 शेयर ट्रेड होगा। तो एक क्लाइंट ने खरीदा हुआ था 32 रुपए के ऊपर, वो बीएमए मुझे रोज कॉलिंग करता था, सर मेटको फूड नहीं चलता, मेटको फूड नहीं चलता, ये बिकता भी नहीं है, ये ऊपर ही नहीं आता। मैंने कहा कितने शेयर आपके पास? 10,000। तो उसको 10,000 शेयर के लिए वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन मुझे कॉल करता था। तो लेकिन अब वो 50 रुपीज के प्लस ट्रेड हो रहा है मेटको फूड्स इसी तरह। तो ये है, जब इनका ड्राई वॉल्यूम चल रहा हो तो लोग परेशान होते हैं। अब ये शिफा अस्पताल इनके पास है 8 लाख शेयर, और होल्ड पे भी लेके गए। शिफा अस्पताल इन्होंने 75,000 85,000 लिक्विडेट भी किया। इनका वैसे जो ट्रेडर है ना वो ज्यादा अच्छा है उनकी निस्बत। इमेज भी है, देखें इमेज भी 27 और 31 लाख इन्होंने खरीदा बेचा। ये दो दो तीन तीन रुपए पे भी निकाला हो तो करोड़ करोड़ तो बन जाता है ना। कि 27 लाख अगर इन्होंने 3 रुपए के ऊपर निकाला हो तो 1 करोड़ तो बन गया, ऐसे ही है ना। सर ऐसे ही, ऐसे ही है। आज ठीक है मैं ठीक है। आप आपको मैंने रऊफ साहब वो जिनका बताया था पोर्टफोलियो, तो उन्होंने बेसिकली बीबीएफएल उठाया हुआ था तकरीबन 21 लाख रुपए का। ठीक है, तो वो आज आज मैं उनका पोर्टफोलियो देख रहा था, तो माशाल्लाह आज उन्हें 2,20,000 रुपए प्रॉफिट लेके ना वो बाहर निकल आए हैं उधर से। जी हाँ, तो ऐसे ही है सर। क्या आप अपना माइंड सेट बनाए कि आप एक कंपनी खरीद रहे हैं और उस कंपनी में जान है। अब ये देखिए, जब मैंने ना एक रिसर्च की थी, मैंने अपना बड़ा डाटा डिलीट किया हुआ लिंक्डइन के ऊपर। तो ये मेरे भाई ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। ये आप किसी भी जाके ना फंड मैनेजर की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखनी है आपने। फंड मैनेजर रिपोर्ट नहीं देखनी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखनी है। ठीक है। और उसमें आपने ये देखना है ठीक कि है, ठीक अल्फा है। स्टॉक कौन सा खरीदा है। मतलब 20-30 रुपए वाला 25 रुपए वाला कौन सा स्टॉक खरीदा और कितना खरीदा हुआ है, तो उसको फिर आपने ट्रैक करना है। अच्छा, इसके बाद आ जाए। हम्म। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर एयरलिंक की बड़ी रिपोर्ट्स आई थी। ठीक है। कि एयरलिंक 200 रुपये, और आई भी जी, रिपोर्ट्स कब, ठीक जब है। ये 150 रुपये प्लस था। तो इसी तरह ये जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं ये भी काम करते हैं, स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं। अगर मैं सही लिंक पे पहुंच जाऊं तो बड़ा अच्छा हमें मिल जाएगा। अभी अगर हमारे पास मिनट्स हों 20-25, तो मैं आपको बकायदा जो है ना वो एविडेंस के साथ भी ये चीज़ शो कर सकता हूँ। तो वैसे मैं क्या करता हूँ, उसके पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बात। तो सर ये जो जैसे अभी आपके पास अगर फर्ज करें कि पोर्टफोलियो है 50 लाख रुपए का, और अच्छा रऊफ आपने। साहब, आप सर्च भी करते रहिएगा साथ साथ मुझे। जी जी बताइए। जी जी, आप। आप बात पूरी कीजिए, मुझे मैं तो सोच रहा था मुझे बात क्या करनी, भूल गया मैं। जी जी, रऊफ साहब, नहीं नहीं, रऊफ साहब आप बताएं, आप बताएं। मैं यही कह रहा था कि अगर आपके पास अच्छा, हाँ उसके लिए बोलिए। माजरत। जी आप बात जी जी, कीजिए। आप मैं बात रऊफ साहब ये कीजिए। कह रहा था कि अब जैसे कि बड़ी। जी जी, जी जी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ठीक है, अब एक वो बंदा जिसको भी 1 साल हुआ इन्वेस्टमेंट के अंदर, उसके पास बहुत सा नॉलेज नहीं है। सेकेंडली, हमारा एक बहुत बड़ा इशू ये होता है कि जब हम किसी के अंदर नेगेटिव जा रहे होते हैं, हम उसको होल्ड करके बैठ जाते हैं बहुत ही लॉन्ग टर्म। क्योंकि शायद वो हमारा अपना पैसा होता है, इस वजह से हम थोड़ा सा उसके अंदर परेशान हो रहे होते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड्स वाली एक्टिविटी आपको काफी बेहतर नहीं लगती? कि लाइक बेशक हम अपनी ट्रेडिंग के अंदर अपना बिलफर्ज, अगर आपके पास 100 रुपीज का कैपिटल है, तो आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर 30 रुपीज लगाएं या 50 रुपीज लगाएं, और बाकी चीजें आप म्यूचुअल फंड्स में डाल दें, तो वो शायद ज्यादा बेहतर अंदाज में उसको मैनेज कर लें। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि मैं जब बैंक से एक दफा प्रॉफिट लेकर निकला था, तो उसके बाद मैं दोबारा बैंक्स में एंटर ही नहीं हो सका, क्योंकि वो डेली ऊपर जा रहे थे, डेली ऊपर जा रहे थे। इंसान मतलब मैं छोटी ट्रेड से भी
एंटर नहीं हो सका, उनके डर लगना शुरू हो गया था। जबकि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने उनको स्टिल होल्ड भी किया हुआ था, और वो उसके अंदर बाइंग भी कर रहे थे, सेलिंग भी कर रहे थे। तो मेरा ख्याल से उनके साथ चलना भी एक काफी मुनासिब तरीका कार है, और आपको टाइम भी नहीं देना पड़ता। जी, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपका एक्सपोजर है कितना ना। अगर आप 10 लाख रुपए के साथ काम कर रहे हैं तो, और आपके पास 10 साल हैं आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर, तो आपको वो पहले 10 10 साल में 5 6 साल आपको खुद से काम करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, या इनको लगाना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा इस तरह की रैली नहीं रहेगी। ठीक है। और इनको ज्यादा शेयर्स बिल्कुल लिक्विडेट करने पड़ते हैं, ज्यादा खरीदना बेचना पड़ता है। तो जब मार्केट में बिल्कुल काम कम होगा तो फिर इनके रिटर्न्स भी कम आएंगे। जबकि अगर आप खुद से काम बिल्कुल ऐसा ही करते है। हैं तो शुरू के 10 सालों में अगर आप, क्योंकि आप तो एकदम से सारा पैसा लगा के सारा निकाल सकते हैं ना, आप एक अपर लाख भी पकड़े तो 10% बनता है। सही है। बिल्कुल और ऐसा ही है। बिल्कुल आपका रिस्क कितना है कि पहले एक दफा थोड़ा सा सरप्लस जनरेट कर लें, कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप एक दफा 1.5 2 लाख रुपए बना लें। बिल्कुल सही कह रहे थोड़ा हैं। उसके बाद आप रिस्क लें तो आप अपने पैसे को पहले 2 3 सालों में डबल ट्रिपल कर सकते हैं। फिर जब पैसा ज्यादा आ जाए तो फिर वो पैसा उठा के आप फंड मैनेजर को लगा दें। या जो होते हैं, एक दूसरा भी होता है प्रोग्राम, कि सेपरेट फंड मैनेजर हाँ एडवाइजर जी, हाँ जी, करके, हाँ जी, जिसमें सेपरेट अकाउंट इंडिविजुअल एडवाइजर। मैनेजर होते हैं। हाँ, तो वो भी कर हाँ जी, हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी। उनके साथ आप कंसल्टेंसी करके तो अपनी रिस्क की रेशो भी बढ़ा सकते हैं, कि हाँ, जैसे बीएमए एडवाइजर हमारे एक दूसरी ब्रांच होती थी, बीएम एडवाइजर्स, तो उसमें इस तरह से भी लोग काम करते थे। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये देखिए, आपका मुकाबला किन लोगों के साथ है ना, या तो आप इनके साथ ही मिल जाएं, सिंपल सी बात है। तो आपको कम पैसे के साथ मिलना है। आप 100 रुपये डालेंगे तो 25 साल बाद वो कितना होगा, और शुरू के 5 सालों में कितना बनेगा। और अगर आप उसमें, आपके पास 1,000 रुपया, तो फिर आपको खुद मैनेज करना है या इनको लगा दें। तो जैसे जैसे आपके पास पैसा बढ़ता जाए, आप अपने ऑप्शंस जो है वो बढ़ाते जाएं, उसमें कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये हम आ जाते हैं एयरलिंक के ऊपर। ये एयरलिंक की आईपीओ आई 76 रुपए के ऊपर, और एयरलिंक 20 रुपए से भी नीचे चला गया 17 रुपए के ऊपर। और यहाँ पे किसी भी हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है इस पूरे टाइम के दौरान एयरलिंक के ऊपर? कोई रिपोर्ट नहीं आई। जब आईपीओ आनी थी तब रिपोर्ट आई कि बड़ा अच्छा कंपनी है, पाकिस्तान में मोबाइल असेंबल हुआ करेंगे, यहाँ पे बना करेंगे, कंट्री मेड मैन्युफैक्चरिंग है, ये है वो है, इससे हमारी इंपोर्ट पे बर्डन कम पड़ेगा, कि लग्जरी मोबाइलों की खपत कम हो जाएगी, ये वो। जब ये 76 रुपए से स्टॉक 20 रुपए से नीचे आ गया, इस पूरे अरसे के दौरान हमें कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिली। ऐसे ही है ना। और उसके बाद हमें जब ये 150 पे चला जाता है तो वहां पे जाके हमें रिपोर्ट्स मिलना शुरू हो जाती हैं। अब अगर ये रिपोर्ट मेरे पास ये खुल जाए और इनके हम चले जाएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और ये कौन सा साल था, ये दो था हजार दो हजार जून 23, 2023। जून और 23। अक्टूबर 22, 24। अच्छा, ये मेरे पास अगर ओपन ना हो तो, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आपने क्या करना है, 2022, 2023 और 2024, ये आपने एनुअल रिपोर्ट्स इनकी डाउनलोड करनी है जेएस ग्लोबल की। तो आपको नजर आएगा कि इन्होंने जब ये स्टॉक गिर रहा था एयरलिंक का, तो इन्होंने 20 24 रुपए से 17 रुपए के दरमियान अच्छा खासा जमा किया। और फिर आपने जाके 23 और 24 वाली रिपोर्ट्स देखनी है, क्या उसमें इन्होंने ऑफलोड किया, या 25 में जाके ऑफलोड किया। और इनके हाउस ने रिपोर्ट कब निकाली 150 रुपए के ऊपर, तो आपको नजर आएगा गेन कहाँ पे होते हैं।
तो ये लोग भी खरीदते बेचते हैं स्टॉक्स। जब आप इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकालेंगे तो वहां पर आपको एक चीज नजर आएगी, वो गेन जो है वो इधर से ही होता है। जी, ये वाला जो देख रहे हैं ना आप, सरप्लस ऑन रीमेयरमेंट ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज एट फेयर वैल्यू अदर कॉम्प्रिहेंसिव, ये जो फेयर वैल्यू वाला सीन आता है, ये यहाँ पे नीचे रिजल्ट्स में भी होगा। ये यहाँ पे अनरियलाइज्ड गेन ऑन रीमेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट, ये वाला इन्होंने स्टॉक्स खरीद बेच के पैसा कमाया है। ये कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये वाला पैसा जो कमाया है, ये इन्होंने शेयर्स खरीद बेच के पैसा कमाया। और ये जो अनरियलाइज्ड है, ये होल्डिंग में जो प्रॉफिट इनका बना हुआ है, ये वो है। और ये आ गया डिविडेंड इनकम। तो आप लोगों का मुकाबला इनके साथ है। हेलो। जी जी, जी। ये जी सुन रहे हैं। ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया ना आपको। इसकी इसकी भी डिटेल रिपोर्ट जाके, जब एनुअल रिपोर्ट इनकी डाउनलोड नहीं मेरे हो रही मेरे पास, तो इनकी भी रिपोर्ट जाके देख सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन से स्टॉक खरीदे और बेचे और कौन से होल्ड पे ले गए पिछले साल से इस साल की वैल्यू में। और अभी अगर आप देखें यहाँ पे, तो कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ 48 लाख इन्होंने जून 2025 में कमाया, और 5 करोड़ 69 लाख इन्होंने जून 2024 में कमाया। तो एलिगेंट परफॉर्मेंस है इनकी, स्टेबल परफॉर्मेंस है। डिविडेंड भी देखें तो वो भी इजाफा हुआ है, डिविडेंड्स के अंदर भी इजाफा हुआ है। फिर अगर आप इनकी एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे तो वहां पर जाके आपको एक सेगमेंट मिलेगा कि इनकी अर्निंग्स का कहाँ कहाँ से पार्ट आता है, यानी रिटेल इन्वेस्टर से पैसा कहाँ से कितना मिला है। ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं या जितने भी कॉरपोरेशंस हैं, वो भी इन्हीं हाउसेस के थ्रू ही परचेजिंग सेलिंग करते हैं। तो वहां पर भी आ जाता है कि हमें यहाँ से कमीशन ज्यादा जनरेट हुआ, रिटेल इन्वेस्टर से इतना जनरेट हुआ, वहां से इतना जनरेट हुआ। तो ये जो मिथ हम सुनते हैं ना कि रिटेल इन्वेस्टर से यो जो ब्रोकर एजेंट कमीशन खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो एक्चुअली ब्रोकरेज इंडस्ट्री के लिए वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो चूंगा सा होता है। वो किसी ब्रोकरेज कोई बहुत ही बहुत ही शार्प किस्म का ट्रेडर ब्रोकर हो, जो बहुत ही ज्यादा आपकी बाइंग सेलिंग एक्स्ट्रा किस्म की करके तो अपना कमीशन बना लेता हो। वरना को इतना ज्यादा इनके इनके पास वो नहीं होता चार्म रिटेल इन्वेस्टर्स का। ज्यादा तो ये सारे हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स और कारपोरेट्स इंस्टीट्यूट जो होते हैं, म्यूचुअल फंड्स, ये उन्हीं के थ्रू ही काम चल रहे हैं, वही वही चलाए जा रहे हैं सिस्टम को। 37 है ना शायद इसके अंदर नीचे हमारे पास नीचे आ जाए रिपोर्ट्स। तो ये डिटेल में आप लोग क्वार्टरली रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट डिटेल में डाउनलोड करके देखेंगे तो आपके पास ये डिटेल्स आ जाएंगी। एनुअल रिपोर्ट में तो बकायदा स्क्रिप्ट वाइज लिखा होता है कि इनकी इतनी वैल्यू थी, ये शेयर इतने खरीदे, इतने बेचे, और इतने हम आगे अगले साल में ले गए, और इतने पिछले साल के थे। चार चार कॉलम बने होते, जैसे वो मैंने उनका दिखाया इक्विटी फंड्स वालों का। ये रहा जो मैं आपको बता रहा था, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ब्रोकरेज एंड ऑपरेटिंग इनकम। तो इनकी भी सेगमेंट आपको जो एनुअल रिपोर्ट्स होती है उसके अंदर और ज्यादा डिटेल में आ जाती है। जैसे ये ब्रोकरेज एंड ऑपरेटिंग इनकम है ना, तो इसको भी आगे इन्होंने बस डी कोड किया होगा कि रिटेल इन्वेस्टर से कितना है और कारपोरेट इंस्टीट्यूट से कितना है।
और ये शेयर मार्केट में ट्रेड भी नहीं होता। जीएसजीसीएल आप देखेंगे तो 500 1000 शेयर ट्रेड होता है, और कितना पैसा कमा रहा है ये। 9 रुपये 21 पैसे की ईपीएस आई है इसकी, अर्निंग पर शेयर। तो इसमें यह है कि अब या तो आप अगर ज्यादा गेन हासिल करना चाहते हैं ट्रेडिंग के थ्रू, तो आप इन्हीं की तरह से वो 40 50 कंपनीज जो हैं वो फाइनल कर लें। बड़ी बड़ी हर सेक्टर में से 4 4 कंपनीज निकाल लें, ताकि आपका फियर जो थॉट्स आती है ना कि स्टॉक मार्केट गिरेगी या स्टॉक गिरेगा, नीचे आ जाएगा, फैसल बैंक 80 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, कहीं 40 रुपए का ना हो जाए, वो नहीं आएंगी। क्योंकि फैसल बैंक अगर 80 से 40 का आएगा, तो इसका मतलब है कि जितने भी बड़े बड़े इक्विटी फंड्स हैं, कारपोरेशंस हैं, या इवन फैसल बैंक है, उनकी भी एसेट वैल्यू कम होगी ना। तो उनकी भी फाइनेंशियल रिस्क उनका बढ़ेगा कि उनकी वैल्यू कम हो गई। तो फिर आपने उनको उनके साथ अटैच करना है कि हाँ सही है। तो ऐसा नहीं हो सकता, वो धीरे धीरे गिरेगा, आपको फ्लक्चुएशन मिलेगी वहां पर, फिर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी मिलेंगे, साइकोलॉजिकल लेवल्स भी मिलेंगे कि स्टॉक यहाँ पे आगे रुकेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। हर कंपनी, इसमें आप दो चीजें डाल लें, कि दो दो टर्मिनोलॉजीज अपने जहन में डाल लें, कि हर कंपनी हस्कोल थ्योरी नहीं है कि वो हस्कोल कंपनी है, कि 200, पहले वो 250 56 पे गई और अब वो 2 रुपए पे ट्रेड हो रही है, तो कोई हर कंपनी हस्कोल नहीं है। दूसरा, आपने गोल्ड थ्योरी पे काम करना है, जैसे फॉरेक्स में लोग काम करते हैं तो गोल्ड में चले जाते हैं, बस गोल्ड में ही ट्रेडें निकालते रहते हैं। तो इस तरह आपने अपने आप को कंफर्म करना है, ज्यादा फोकस्ड करना है कि हाँ ये 10 स्टॉक्स हैं, ये मेरे लिए गोल्ड थ्योरी है, मैंने इनके अंदर ही ट्रेड निकालनी है। नहीं ट्रेड निकले ना निकले, कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेगी आगे चल के कि आपको ट्रेड निकलेगी। हर 2 महीने बाद मॉनिटरी पॉलिसी आएगी, हर महीने आपको सीपीआई इंडेक्स आएगा, कोई ना कोई नेचुरल इवेंट हो जाएगा, कोई ना कोई पॉलिटिकल इवेंट हो जाएगा, इंटरनेशनल कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मार्केट में आपको मौके मिलेंगे, उतार चढ़ाव मिलेंगे। ऑटो सेल्स का डाटा आता है, हमें पता चलता है उसमें भी फर्क पड़ा है, क्या सीन हुआ है, कैसे हुआ है। तो अब मुख्तलिफ इवेंट्स आते हैं जिनकी वजह से स्टिम्युलेशन बनती है, बिगड़ती है, चांसेस आते हैं। फिर आपको आपने ये देखना है कि आखिरी मिनट है, कि आपने ये भी देखा होगा कि सारे स्टॉक्स एक साथ मूव नहीं करते, सारे सेक्टर्स, पैसा शिफ्ट होता है, लिक्विडेट होता है। तो अगर आप टाइम से स्विच करें, देखा देखी भेड़ चाल के अंदर रहते हुए, तो आपके लिए भी ज्यादा मौके मिलेंगे। और अगर आप एक अच्छी कंपनी पकड़ लें, एक अच्छे लेवल पे पकड़ लें, तो कुछ कुछ पोर्शन रिलीज कर दें, कुछ आगे तक ले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मेंबर के पास बीएनएल शेयर थे, हमने उस अगर रिलीज कर दें, आप 113 के पास वो 1000 शेयर भी होल्ड करते, और वो 140 पे स्टॉक चला गया, तो 30 35 हजार तो मुफ्त में बन जाता सिर्फ 1000 होल्डिंग के साथ। जबकि उनके पास क्वांटिटी कितनी थी, 10,000। तो ये आइडिया मेरे जहन में भी नहीं आया कि मैं उनको कहूँ कि आप 1500 शेयर होल्ड कर लें। तो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज वर्क करती हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। जितना हम थॉट प्रोसेस अपना ओपन करेंगे, उतने हमारे पास आइडिया स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर होंगी। सही है सर। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप फिर मैसेज ग्रुप में कर दीजिएगा।